नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश तिवारी, आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में सीयूईटी हिस्ट्री पीजी एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, तैयारी के दौरान हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आप सभी के बीच में बात करने के लिए आया हूं। आप सभी को पता होगा कि हम जब भी कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए बनाई गई स्ट्रैटेजी कितना मायने रखती है। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करने बैठे हुए हैं और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये अपने आप पे एक सवाल खड़ा होता है कि हम युद्ध तो जीतने चले हैं लेकिन हमारे पास कोई रणनीति नहीं है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपसे बेहतर तो इस बात को कोई नहीं जान सकता है कि किस प्रकार बाबर ने इब्राहिम लोदी के लाखों सैनिकों को अपने 1000 सैनिकों के माध्यम से कैसे हराया था। उसने एक ऐसी युद्ध तकनीक का प्रयोग किया जिसे तुलगमा युद्ध तकनीक कहते हैं, के माध्यम से उसने बहुत ही सरलता से इस युद्ध को जीता और भारत में अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। आप अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बेहतर रूप से जानते हैं कि उसने किस प्रकार से अफवाहों का सहारा लेके मंगोलों को भारत से खदेड़ा। उसने किस प्रकार से अफवाहों की ही सहायता से दक्षिण अभियान को विजित किया और अकूत धन संपदा को हासिल करके उत्तर भारत की ओर लौटा। तो आपके पास भी क्या कोई स्ट्रैटेजी है ताकि आप सीयूईटी हिस्ट्री पीजी एंट्रेंस को क्रैक कर सकें? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। अगर नहीं है तो कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इस एंट्रेंस को क्रैक कर सको। मैं आप सभी को स्ट्रैटेजी बनाने में सहायता कर सकता हूं और आज मैं उसी पहलुओं पर आप सभी के बीच में बात करने के लिए आया हूं। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और कैसे कम समय में आप एक बेहतर तैयारी करते हुए इस एग्ज़ाम को आप पास करें और अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों में अपना स्थान तय करें। तो आइए मैं सीधा स्लाइड की ओर चलता हूं और इस मुद्दे पर मैं बात करता हूं। आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर सीयूईटी 2025। हम कैसे एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा क्रिएटिव प्लान बनाएं ताकि हम इस तैयारी को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे सके। ये हमारा चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और आगे हम देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन टाइप की बात हो रही है कि हमारे एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का स्वरूप कैसा होता है। नीचे सिलेबस के बारे में बताया गया है कि तैयारी करने से पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस का आप बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हुए हो, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। आपको सिलेबस का वीडियो पहले भी भेजा जा चुका है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट वाइज डिवीजन। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। आप सभी को पता होगा कि भारतीय इतिहास मुख्य रूप से 3 भाग में बटा हुआ है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। लेकिन साथ ही साथ अगर हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक पोर्शन और हो जाता है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम कैसे इन चारों डिवीजन को बहुत अच्छे से पढ़े, कम समय में पढ़े और एक ठोस तैयारी करें ताकि हम इस एंट्रेंस को बहुत अच्छे से हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा हो। हम जो टाइम टेबल को बनाएं वो फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा रिजिड भी ना हो कि हम ठीक है हम बना दिए कि सुबह इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे। इतना हेक्टिक शेड्यूल बना दे कि 1-2 दिन फॉलो करने के बाद फिर हमसे कुछ हो ही ना। तो हमारा शेड्यूल ऐसा हो कि सबसे पहले वो फ्लेक्सिबल हो, करने योग्य हो, हम उसे छोड़कर भाग ना जाएं। कुछ ऐसा टाइम टेबल हमें बनाना है। तो कैसे बनाना है, हम इसकी ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 7 दिन होता है और आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन के नीचे जो है सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद किस प्रकार से हम पढ़ें इसके विषय में हम यहाँ बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डे 1 एंशिएंट और मॉडर्न लिखा हुआ है, डे 2 एंशिएंट मॉडर्न लिखा हुआ है, डे 3 भी एंशिएंट मॉडर्न लिखा हुआ है, डे 4 मेडिवल एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है, डे 5 भी मेडिवल एंड वर्ल्ड लिखा है, डे 6 भी मेडिवल एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है और डे 7 ओनली 1 रिवीजन लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि पढ़ने का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है कि हम एक साथ 2 बुक को पढ़ें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक बुक को लगातार पढ़ते हैं तो बोरियत जैसा महसूस होने लगता है और अगर उसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ना होता है। ये कोई लिटरेचर तो है नहीं, कोई उपन्यास तो है नहीं कि हम एंट्रेंस में
बैठे और हम इसको पढ़ते चले गए। ये हमारा जो एंट्रेंस होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पैसेजेस होते हैं और हमें उन्हें हल करना होता है। तो हमारे लिए कभी कभी ये काम बोरियत जैसा भी हो जाता है। तो हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि हमें बोरियत भी फील ना हो और हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हमें हमेशा 2 सेक्शंस के पेयर के साथ चलना है। हमें 2 सेक्शंस का पेयर ऐसे बनाना है कि अगर हम सुबह एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो हमें रात को या दोपहर या शाम को जो भी आपका पढ़ने का समय निश्चित होगा उसमें आप मॉडर्न को जरूर पढ़ेंगे। या अगर आप एंशिएंट के साथ मिडवल पढ़ने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम पाते हैं तो आप मिडवल को पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अगर मिडवल पढ़ रहे हैं तो आप साथ में या तो मॉडर्न को रखिए या तो एंशिएंट को रखिए या तो वर्ल्ड को रखिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी सिर्फ एक सेक्शन को लेकर ना चलें, आप हमेशा अपने साथ 2 सेक्शन को लेकर चलें, ताकि अगर आप एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे सेक्शन में आप जब इंटर करें तो फिर पहली वाली चीजें जो है आपके दूसरी में सहायक बने। अब आपको अच्छे से पता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी सेक्शंस के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अपने आप में बदलते हुए क्रम की चीजें बयां करती हैं कि प्राचीन भारत में ऐसा रहा तो मध्य में ऐसा हुआ, आधुनिक में ऐसा रहा। तो इस प्रकार से हमें समझने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो बच्चों, सबसे पहले आप 2 सब्जेक्ट्स का पेयर बनाओ। बिना पेयर के आप इस तैयारी को मत शुरू करो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बोरियत हो जाएगा। आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सिर्फ आप एक बुक लेके बैठोगे तो आपका पूरा समय उसी को पढ़ने में ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए काम बहुत ज़्यादा बोरियत भरा हो जाएगा। तो आप 2 सब्जेक्ट्स का पेयर बनाओ और पेयर बनाने के साथ ही आगे बढ़ो। अगले स्लाइड की ओर हम बढ़े तो हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे पास कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के होते हैं, कुछ लोकल कॉलेज के होते हैं और कुछ ड्रॉपर बच्चे होते हैं जो कि पास आउट हो चुके होते हैं और किसी वजह से उनका बैक लगा होता है, वो एडमिशन नहीं ले पाए होते हैं। उनके पास भी तैयारी का एक अच्छा शानदार मौका रहता है। दूसरे टाइप के जो हमारे बच्चे हैं वो लोकल कॉलेजेस के बच्चे होते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हैं या गाँव में ही कोई डिस्टेंस से पढ़ रहा है, रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहा है, तो हमारे पास एक कैटेगरी ऐसे बच्चों की भी है। तीसरी कैटेगरी जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बच्चों की है। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि लास्ट ईयर में होते हैं, इनका ऑनर्स पेपर होता है और इनके पास लास्ट ईयर में 7 से 8 सब्जेक्ट्स का भार होता है, 7 से 8 पेपर पढ़ने होते हैं। इनके पास समय बहुत कम होता है, 5 से 6 घंटे इनके कॉलेजेस में जाते हैं। इनके पास जो है सेमिनार पेपर होता है, इनके पास डिजर्टेशन होता है, इनके पास प्रेजेंटेशन होता है, इनके पास ढेर सारे काम होते हैं। तो इनके पास तैयारी के बहुत कम समय बचते हैं। आप देख सकते हैं इनके लिए हमने मात्र 3 आवर्स डिसाइड किया है। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं इनके लिए मैंने मात्र 3 आवर्स का समय दिया है। वैसे लोकल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने 6 आवर्स का समय तय किया है और ड्रॉपर के लिए भी मैंने 6 आवर्स का समय तय किया है। अब इस समय को हम कैसे बांटें और उसमें हम क्या क्या पढ़ें, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डिवीजन ऑफ टाइम। हमारे पास 3 घंटा है बुक पढ़ने के लिए, 1 घंटा है हमें रिवाइज करने के लिए और 2 घंटे हैं हमारे पास MCQ लगाने के लिए, YouTube वीडियो देखने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, टेलीग्राम, जो भी जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं क्विजेस को, वो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करते हैं कि किस प्रकार से वो 3 घंटे में एंट्रेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए हमने 2 घंटा डिसाइड किया है बुक पढ़ने के लिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास पेयर होना चाहिए। अगर हम एनसीएन पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ उसके लिए मॉडर्न पेपर भी होना चाहिए। अगर हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो है वर्ल्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे पास उन तीनों में से कोई एक सेक्शन जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 पेयर अगर रहता है तो हम 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से, दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। दूसरी बात, हमारे पास अब जो 1 घंटा बचता है उसके लिए हम रिवीजन करेंगे। लेकिन हमारा रिवीजन कैसा होगा? टोटली MCQ बेस्ड होगा। हम ऐसे बुक्स को उठाएंगे जहां जो पढ़े हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है वो MCQ के फॉर्मेट में हो, ताकि हमें रिवाइज करने में बहुत ही सहायता मिले। कम समय में हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारे क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है।
देखो बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप डीयू में पढ़ रहे हो, चाहे बीएचयू में, चाहे जामिया में, चाहे जेएनयू में, हर जगह हमारा जो लास्ट ईयर होता है वह बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल से भरा होता है। हमारे पास 8-9 पेपर होते हैं, हमें सभी को पढ़ना होता है। तो हम उस दौरान कौन सी रणनीति अपनाएं कि हमारे लिए वही मेहनत जो है वो एंट्रेंस में कारगर हो जाए। हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम जिन भी चीज़ को पढ़ें, हम उसे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। अगर सपोज दैट हमारे पास मेडवल का सेक्शन है और उसमें हम जो है वर्ल्ड रिलीजन को पढ़ रहे हैं, सोशल सोसाइटी कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबस उठा के देखें कि सिलेबस में इस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भक्ति मूवमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम अपने सिलेबस के माध्यम से एनालिसिस करें और उसके बाद हम जब पढ़ें तो हम हमेशा ये फोकस करके चलें कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आ सकते हैं। तो अगर आप यह तरीका अपना के चलते हैं तो आपकी तैयारी भी क्लास में चल रही है, या आपको एंट्रेंस के टाइम पे समझ में आएगा कि यार हमने तो ये क्लास में पढ़ा था, ये तो एग्जाम में भी आ गया। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी को अपनाइए कि आपका जो समय वहां लग रहा है वह समय जैसे ही आपके क्लास के लिए उपयोगी हो वैसे ही आपके एंट्रेंस के लिए भी उपयोगी हो। तो आप एक तरीका ऐसा अपना सकते हैं। दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि आप जो बुक यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको क्लास में भी प्रेजेंट करनी है, तो उस बुक से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस बुक से आप क्वेश्चन निकालिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है तो आप सोचो, आप 2 सेक्शन पढ़ रहे हो, आपके रोज 20 MCQ तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ आप 1 घंटे का रिवीजन मार रहे हो, इसमें भी आपके ढेर सारे MCQ तैयार हो रहे हैं। तो कम से कम अगर आपका 50 MCQ रोज तैयार होता है तो आप सोचो कि 4-5 महीने के बाद आपके पास टोटली कितने MCQ हो जाएंगे, और आपको टोटली प्रैक्टिस करना है। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना है कि हमारा क्लास भी हैम्पर ना हो और हमारा एंट्रेंस भी अच्छे से क्रैक हो जाए। तो हमें इन तरीकों के साथ 3 घंटे को अपने यूटिलाइज करना है। इसके साथ ही साथ हम अगर आगे की ओर बढ़ें तो जो 6 घंटे का हमने टाइम डिसाइड किया है, वो चाहे लोकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे ड्रॉपर हों, हम दोनों के लिए 6 आवर्स ही रखे हैं। अब वो किस प्रकार से तैयारी करें हम ये बताएंगे। सबसे पहले वो 3 घंटा जो है अपने बुक रीडिंग को दें। 1.5 घंटे में 2 सेक्शन बांटें। अगर वो एंशिएंट 1.5 घंटा दे रहे हैं तो मॉडर्न को 1.5 घंटा दें, या वर्ल्ड को 1.5 घंटा दें। अपना वो 1.5 घंटे के समय को बांट लें कि हमें 1.5 घंटे में एक किताब, 1.5 घंटे में दूसरी किताब पढ़नी है। साथ ही साथ 1 घंटा वो टोटली अपना रिविजन को दें। जिस चीज़ को भी वो पढ़ रहे हैं उसको इस प्रकार से पढ़ें कि उन्हें 1 घंटे में ही 3 घंटे का काम करने में बहुत ही आसानी हो। जो भी पढ़ रहे हैं उसको मार्क करते जाएं कि ज़्यादा फिर बाद में उन्हें मेहनत ना करना पड़े और 1 घंटे में ही उनकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे में ही अपने रिवीजन पोर्शन को फोकस करना है। उसके साथ ही साथ हमारे पास जो रिमेनिंग में 2 आवर्स बचते हैं, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस को हल करने हैं। मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, प्रैक्टिसेस बहुत आ चुकी हैं, चाहे अरिहंत की देख लो आप, चाहे किसी भी प्रकाशन की आप देख लो, वहाँ से आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस को उठाओ और उसका रिविजन मारो। दूसरी बात, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो MCQ टाइप का रिविजन कराते हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अच्छी तैयारी कराते हैं। आप उनके मदद से भी जो है अपना 2 घंटा बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो बच्चों के लिए समय समय पर ऑनलाइन टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं। आप उनकी सहायता से भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत से टेलीग्राम पे क्विजेस चलते हैं, बहुत से ऐसे चैनल बने हुए हैं जहां ढेर सारे क्विजेस चलते हैं। आप किसी एक ग्रुप में जुड़ जाइए और रोज आप 100 से 50 क्वेश्चन का क्विज अटेंड करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो आप 2 घंटे को इन 3 तरीके से यूटिलाइज कीजिए। पहला MCQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर की सहायता से, किसी टीचर की सहायता से पढ़िए, तीसरा आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और टेलीग्राम पे क्विज करिए। तो इन माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। दूसरी बात, आप 1 घंटा ईमानदारी से रिवीजन कीजिए और 3 घंटा बहुत ही अच्छे से बुक की स्टडी कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने 6 घंटे का सदुपयोग करते हुए अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ लेवल वाइज डिवीजन। क्वेश्चन को हम कई प्रकार से बांटते हैं। आप सभी को पता होगा कि सभी क्वेश्चन एक लेवल के नहीं होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब खोजी गई, या दयाराम साहनी ने
जो है वह कब हड़प्पा की खोज की? तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही जो है साधारण हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ही प्रश्न बने कि हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा स्थान है जहां से लिपस्टिक की खोज की गई, जहां से लिपस्टिक के साक्ष्य पाए गए। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए आपको सारे साइट्स को पढ़ना पड़ेगा कि कहां से क्या पाया गया, कहां से क्या पाया गया। तो ये थोड़ा आपके लिए जो है हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन वही कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई, 1921 ईस्वी में कहाँ की खोज की गई, 1922 ईस्वी में कहाँ की खोज की गई, उस समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का अध्यक्ष कौन था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हल्के हो सकते हैं, लेकिन बाद के जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए मोर प्रैक्टिसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। उसे अगेन आपको प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टेकल करें, इसके लिए भी हम आपको एक उपाय बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप इजी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिसेस कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो फिर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह नहीं पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप यह भी नहीं बता पाएंगे कि और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। आपको उनके विषय में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे बेसिक्स जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेरिट को डिसाइड करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि ये अमूमन बच्चे इतना कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार ये सब क्वेश्चन तो हमें आता ही रहता है, लेकिन वो एक एक पॉइंट से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो हमें जो इजी टाइप के क्वेश्चन है इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि पहले खेड़ा मूवमेंट हुआ, कि पहले बारदोली हुआ, कि पहले सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। तो आपको इन सभी की डेट क्लियर होनी चाहिए कि 1917 ईस्वी में खेड़ा मूवमेंट हुआ, कि बारदोली हुआ, कि चंपारण हुआ, कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लाया। आपको ये लगता है कि गांधी जी की ये चीजें हमने पढ़ ली है तो हमें अच्छे से याद रहेगा, लेकिन हमारे एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता है कि आप इन चीजों को सीक्वेंस में मिलाइए तो सारे फैक्ट्स हमारे भूल जाते हैं। तो ये इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, जिन्हें हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और लैक ऑफ रिवीजन के चक्कर में जो है ये क्वेश्चन हम हमेशा गलत करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिसेस करनी है। जितना ज्यादा आप इजी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मॉडरेट और हार्ड टाइप के क्वेश्चन हल करने में सहूलियत मिलेगी, सरलता मिलेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन के ही जो है बृहद रूप होते हैं। अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी टैकल नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता होगा तुलगुमा पद्धति, ये बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। इससे संबंधित हमेशा सवाल पूछा जाता है कि बाबर ने इस पद्धति को कहां से सीखा। तो बहुत से बच्चे हमेशा इस कॉन्फिडेंस में होते हैं कि तो बाबर के द्वारा लाई गई एक पद्धति थी जिसका पानीपत के युद्ध में प्रथम बार उपयोग हुआ, लेकिन भारतीय भूभाग में इसका प्रथम बार उपयोग बाबर ने किया, लेकिन इसके पहले भी इसका कई बार प्रयोग हो चुका है। ऐसे भी सवाल हमारे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करने बैठोगे तो आप इसके फ्लैशबैक में भी जाओगे कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, बाबर ये सीखा कहां से, किस युद्ध में बाबर खुद भी इस पद्धति के माध्यम से मात खाया हुआ है। तो जब आप वहां जाओगे तो आपका तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन यही है कि भारत में बाबर ने इसका उपयोग कब किया, आपको ऑलरेडी ये पता है। बट आप जब मॉडरेट और हार्ड की तरफ बढ़ोगे तो फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप यहां से शुरुआत करोगे तो यहां तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो कैसे क्वेश्चन के तह तक जाना है और उनका डिवीजन कैसे करना है ये आपको तय करना पड़ेगा, और आपको इन सवालों का बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से आप जो है एंट्रेंस में बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको सबसे बड़ी बात जो है मैक्सिमम प्रैक्टिसेस की ओर अपने आप को बढ़ाना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताने जा रहे हैं कि जिसके वजह से आपका एंट्रेंस और अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी बात ऊपर लिखा हुआ है, याद करने के 100 ट्रिक्स। देखिए, आप सभी को पता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को लगता है कि इसमें कहानियाँ बहुत हैं। इतिहास मतलब क्या, इतिहास मतलब कहानी। अरे भाई, हम मानते हैं कि इतिहास में कहानी है, लेकिन हमें एग्जाम में कहानियों के माध्यम से सफलता नहीं मिलने वाली है। हमें एग्जाम में किसके माध्यम से सफलता मिलने वाली है? हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए। हमें जितना ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे उतना ही हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और एंट्रेंस में अपना अच्छा स्थान हासिल करेंगे। तो
उन फैक्ट्स को याद करने के लिए, और वो फैक्ट्स हमारे सामने हमेशा ही याद रहे। हम जब भी क्वेश्चन हल करने बैठे, फैक्ट्स हमारे दिमाग में घूमने लगे, उसकी सही तारीख, उसकी सही तिथि, सही घटनाक्रम, सही व्यक्ति, सही कैरेक्टर सब हमारे दिमाग में आने लगे। इसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारे स्वयं के बनाए हुए होंगे। ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि अगर हम आपको बता दें तो वो हमारा बनाया होगा। हम उसे किस प्रकार से बनाए हैं, किन किन कैरेक्टर्स को हम ऐड करके उस ट्रिक्स को बनाए हुए हैं ताकि हमको याद करने में सहायता मिले, वैसे ही आपका खुद का एक ट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप हमारे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो शायद आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाएं, लेकिन आप जो क्रिएशन किए रहेंगे वो कभी नहीं भूलने वाला होगा। तो आप एक ऐसी ट्रिक अपनाओ किसी भी चीज को याद करने में जो आपको हमेशा याद रहे। और आपको पता होना चाहिए कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं उस समय हमारे पास बहुत कम समय होता है। सपोज दैट, मान लो हमारा सिलेबस एग्जाम के 6 दिन पहले खत्म हो गया, हम एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सारा सेक्शन खत्म करके खाली बैठ चुके। हमारे पास 6 दिन का समय है, 6 दिन का समय है, और 6 दिन में हमको सभी पोर्शंस खत्म करने पड़े हैं। आपने सिलेबस देखा हुआ है कि कितना वास्ट सिलेबस इसका है। एंशिएंट में कितने पोर्शंस हैं, मिडवल में कितने पोर्शंस हैं, मॉडर्न में कितने पोर्शंस हैं, और वर्ल्ड में इसके कितने पोर्शंस हैं। तो हमें इतने चीज़ों को 6 दिन में कैसे याद करना है, इसका कैसे रिवीजन मारना है, तो इसके लिए कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा हमें। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 6 डे में फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक पढ़ने बैठे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में अगर हम शॉर्ट नोट्स या ट्रिक्स अब बनाए हुए हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं, तो 6 दिन क्या, आप 4 दिन में ही चारों सेक्शंस को खत्म कर ले जाओगे। तो वो ट्रिक्स आपके खुद के बनाए होने चाहिए। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले कितने राजवंश रहे। सबसे पहले गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, 5वां लोधी वंश। अब अमूमन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए गुलाम वंश है, अब गुलाम वंश के ऊपर सैयद लिख दिया गया, ऐसे ही ऊपर नीचे इन 5 को लिख दिया जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ। बहुत से बच्चे जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो रोज पढ़ रहे हैं कि गुलाम वंश पहले आया, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी आया। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे उनकी मति मर जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, सब सही लगने लगता है हमें उस समय। तो उस समय हमारे लिए क्या कारगर हो सकता है? या तो हमें बहुत अच्छे से फैक्ट्स याद हो कि हमें एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, भाई ऐसा दिखते ही हमें लगे कि यही सही है। या अगर ये तरीका हमारे पास नहीं है, हमें चीजें सही से याद किसी वजह नहीं हो पाई हैं, तो दूसरा हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए? हमारे पास खुद का एक शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। वो ट्रिक कैसा होना चाहिए? जो हम खुद के लिए बनाए हो, कि वो हमारे लिए एग्जाम में सहयोगी हो सके। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने टाइम पे एक ट्रिक बनाया हुआ था। ये ट्रिक सच में मैं कब बनाया था? जब मैं बीए की तैयारी कर रहा था, बीए एंट्रेंस की जब मैं तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने ये ट्रिक बनाया हुआ था कि गुल खिले तो सांस लें, गुल खिले तो सांस लें। आप देख सकते हैं गुल का मतलब गुलाम वंश हो गया, खिले का मतलब खिलजी हो गया, तो का मतलब तुगलक हो गया, सांस का मतलब सैयद हो गया, और ले का मतलब लोधी हो गया। ये चीजें ये थोड़ा राइम टाइप की है, गाने टाइप की हैं, शेरो शायरी टाइप की लग रही हैं, तो ये हमें बहुत जल्दी याद होता है। ऐसी टाइप की चीजें हमारे जेहन में एक बार आ जाती हैं तो हम जब तक इस धरती से नहीं जाते हैं तब तक हमारे जेहन में वो बैठी रहती हैं। तो अगर इनका उपयोग हम किसी अच्छे जगह कर लें तो इसमें बुराई किस बात की है? तो ये ऐसा ट्रिक है जो मुझे आज तक याद है, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि मुझे पूरा इतिहास भूल जाए, लेकिन अगर ये ट्रिक मुझे याद है तो मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूं। और हकीकत ये बात है, एक समय ऐसा भी आता है कि आप जब कई साल तक इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक आपके दिमाग में रहता है उसके माध्यम से आप ये एक क्वेश्चन तो आप जरूर बता सकते हो। तो आप खुद का अपना एक ट्रिक बनाइए जिसके वजह से इतिहास जैसे इंटरेस्टिंग विषय को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बाबर के द्वारा सारे लड़े गए युद्धों का यहाँ क्रम में लिखा है। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, यहाँ थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो गया है, चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। आप सभी को पता होगा कि 1926 में ये युद्ध लड़ा गया, 27 में ये लड़ा गया, 28 में ये लड़ा गया, 29 में ये लड़ा गया। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर एंट्रेंस में पूछा जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। आपको यहां तक तो क्लियर रहता है कि पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया, लेकिन चंदेरी और घाघरा में अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी घाघरा को ऊपर करते हैं, कभी चंदेरी को नीचे करते हैं।
इस कंफ्यूजन के चक्कर में इतना सिंपल क्वेश्चन जो हमेशा से वो पढ़ते आए हुए हैं वो गलत करके चले आते हैं, और 4 नंबर का नुकसान तो करते ही करते हैं, -1 नंबर साथ में लेके चले आते हैं। अब आप एक सोचो, एक सिंपल क्वेश्चन अगर उनका गलत हो रहा है तो सीधे सीधे उनको 5 नंबर का नुकसान मिल रहा है। ये वही बात हो गई जो मैंने कहा पहले ना, कि इजी टाइप के क्वेश्चन आप कितनी बार रिवीजन करते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, पान खा चल घर। पान खा चल घर, पान का मतलब पानीपत, खा का मतलब खानवा, चल का मतलब चंदेरी, घर का मतलब घाघरा। ये ऐसा ट्रिक है जो कभी नहीं भूलेगा। ये मैंने बीए फर्स्ट ईयर के टाइम बनाया था, जब मुझे बीएचयू बीए की तैयारी करनी थी, उस दौरान मैंने इस ट्रिक को बनाया था। और आज इतने साल हो गए, 2015 में मैंने बीए में दाखिला लिया है और 2024 चल रहा है, मुझे आज तक ये याद है। तो आप ये देखो कि जो आपका खुद का क्रिएशन होगा वो कभी भूलने वाला नहीं होगा और वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। तो बच्चों, आप एक ऐसा ट्रिक अपनाओ जो आपके लिए बहुत सहयोगी हो, एंशिएंट को याद करने में मदद करे, आपको जो है मेडिवल को याद करने में मदद करे, मॉडर्न को याद करने में मदद करे। जैसे मुझे एक ट्रिक और ध्यान आ रहा है, आप जो है जब आप कालिदास के विषय में पढ़ेंगे तो उनकी रचनाएं हमेशा आती हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऐसे उनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। अमूमन बच्चे उनकी रचनाओं को लेकर कंफ्यूज होते हैं, 1-2 चीजें तो उनको याद होती है लेकिन बहुत सी चीजें वो भूल जाते हैं। तो मैंने इसके लिए ट्रिक अपनाया था, अश्रवी कुमार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे ही करके उनके जितने भी रचनाएं हैं मैंने उनको ट्रिक के माध्यम से एक नाम डिसाइड कर लिया था। और आप देखोगे कि अश्रवी के आगे उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम आती है, ऐसे स्र, ऐसे वी, ऐसे कुमार शंभो, लास्ट तक में आप देखेंगे उनकी सारी रचनाएं उस नाम के अंतर्गत आ जा रही हैं। तो आप ऐसे ही बहुत से ट्रिक्स अपनाइए ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। इन सब बातों के अलावा ये रही स्ट्रैटेजी की बात कि ऐसी स्ट्रैटेजी आप अपनाओ ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको। लास्ट में मैं जो बात कहूंगा वो है, आप खुद के प्रति कितना ईमानदार हैं। आप तो स्ट्रैटेजी बना लिए, 2-4 दिन 10 दिन आप इसको फॉलो किए, लेकिन आप खुद के प्रति कितना ईमानदार हैं, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। इससे बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप मत 6 घंटे पढ़िए, आप 1 ही घंटे डिसाइड कीजिए कि आप एंट्रेंस के लिए 24 घंटे में मात्र 1 घंटे देंगे, लेकिन उस 60 मिनट में आप खुद के प्रति कितना ईमानदार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। कि आप जब रात में सोते हैं तो आप आंख बंद करने से पहले यह अपने आप से सवाल कीजिए कि आज आपने कितने एमसीक्यू तैयार किए। अगर आपके पास डबल डिजिट में नंबर आ रहा है, आपका उत्तर डबल डिजिट में हो रहा है, तो आप ये सोचो कि आप सही ट्रैक में हो। लेकिन आपका अगर उत्तर 0 डिजिट या सिंगल डिजिट में भी अगर आपका उत्तर आ रहा है, तो आपका ये सवाल आपसे होना चाहिए कि आज मैंने 1 घंटे में डबल डिजिट में भी एमसीक्यू तैयार नहीं किया है, और मेरा सपना क्या है, बीएचयू, जेएनयू, डीयू जामिया से पढ़ने का। आप भूल जाइए तब सपने को। लेकिन अगर आप जब सोते समय आपके पास डबल डिजिट 99 तक मैं मान के चल रहा हूं, मत आप 100 तैयार करो, 99 क्वेश्चन भी अगर आप पर डे तैयार एमसीक्यू कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप सही ट्रैक पे हो। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास हजारों की संख्या में एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार रहे होंगे, आपके लिए कोई भी एंट्रेंस टफ नहीं होगा। और आपके प्रति ईमानदार होना, इससे बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। मैंने जो सारी तकनीक बनाई वो आपके लिए सहायक हो सकती है, आपका वो मार्ग प्रशस्त कर सकती है, लेकिन आप खुद के प्रति कितना ईमानदार हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आपके लिए सहायक होंगी, आपके तैयारी को ये धार प्रदान करेंगी, बल प्रदान करेंगी, सहायता आपको देंगी। और ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको एंट्रेंस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मालवी एकेडमी के CUET-PG हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमसे आप जुड़े रहिए।